प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका मॉडल सेट लेके आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इससे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 50 बनाना रहता है, लेकिन आज हमारे मॉडल सेट 1 में 50 प्रश्न ही हैं जिसको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि कैसे 50 प्रश्न आसानी से, अगर आपने एक एक अध्याय को ठीक से पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव को हल किए हैं तो आसानी पूर्वक बन जाना चाहिए। उनके लेखक के बारे में पढ़ा है, कुछ व्याकरण भाग से पढ़े हैं, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, क्या कहते हैं, संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहता है। इससे क्या कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, उसी से संबंधित इसमें दिखाए गए हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें सारे पूरे पुस्तक से लिया गया है। पुस्तक के कई भाग से लिए गए हैं, कई छोड़े गए हैं। क्या कुछ प्रश्न है मॉडल सेट 1 में, आइए देखते हैं। इसमें पहले ही बता दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प है जिनमें एक सही है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 4 विकल्प होंगे जिसमें से आपको एक का चयन करना है। प्रश्न 1 में है कि इनमें से कौन या निम्नांकित में से कौन कवि निरक्षर थे, अर्थात इस 4 विकल्प में से कौन कवि निरक्षर थे, उनका आपको चयन करना है। तो ए में है कबीर दास, बी में है सुमित्रा नंदन पंत, सी में है विद्यापति और डी में है नागार्जुन। तो जैसा कि आप हमेशा सुनते हो कि कबीर दास का बानी, अर्थात कबीर जो थे ना, वे बोलते थे, वे पढ़े लिखे उतने नहीं थे, वे निरक्षर थे, लेकिन उनके द्वारा बताए गए तथ्यों को, वाक्यों को, वाच्यों को बताया गया है। किताबों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जाता है। तो इसमें से कह रहा है कि निरक्षर थे, अर्थात उनके पास अक्षर का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो इसमें ए आंसर होगा कबीर दास। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है तिरिच के रचनाकार हैं। तिरिच जो कहानी है, ये इनके लेखक कौन है? ए में है भोला पासवान शास्त्री, बी में है सत्यजीत राय, सी में है ओडोनल स्मेकल और डी में है उदय प्रकाश। यह एक मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई कहानी है, तो इसके लेखक का नाम है डी उदय प्रकाश। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय पूछने और बनाने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्यय कैसा होता है, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है? उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल दे, और प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे। तो क्वेश्चन में है कि प्रत्यय क्या है। जैसे बड़प्पन है, तो कोई अच्छा काम करता है, किसी को दान पात्र अधिक देता है, तो लोग बोलते हैं कि उसका बड़प्पन था, अर्थात उसने बड़ा कर्म किया, बड़ा अच्छा काम किया है। तो ए में है अन, बी में है पन, सी में है अपन और डी में है अन, या सीधे दिया हुआ है न। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो सी ऑप्शन है ना, अपन, यह होगा इसका आंसर, जो इसके अर्थ को बदल रहा है। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? यह कहानी, यह एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है, जिसमें माँ की प्रेम को या दया को दिखाया गया है, जिसमें कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात संघर्ष करती है, उससे इतना अधिक प्यार करती है, प्रेम करती है, स्नेह करती है कि उससे कहीं अन्य जगह या किसी दूसरे के समक्ष रखने में बहुत सहज नहीं महसूस करती है, डरती सी महसूस करती है। तो उसी में बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से, यानी कि किसके डर से अपने लाल अर्थात अपने बेटे को गोद से नहीं उतारा था। ए में है मिट्टी लगने के भय से, बी में है कीड़ों के भय से, सी में ठंड के भय से और डी में है गिरने के भय से। तो माँ जो थी वो ठंड के भय से अपने बच्चों को नीचे नहीं उतारती थी। इसका आंसर होगा सी। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची पढ़ते हैं लेकिन लिखाता है पर्यायवाची। ए में है सरोज, बी में है भानु, सी में है पुष्प धनवा और डी में है रसीम। इसका सही आंसर होगा ए सरोज। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दाने दाने को तरसना। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है तो हम एक एक दाने के मोहताज हो जाते हैं, हमारे लिए एक एक दाने का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जैसा कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के क्रम में आदमी ने देखा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो बीमारी से कम और भोजन के कारण मरे। तो वैसे ही वक्त में कहा जाता है कि दाने दाने को तरसना का क्या अर्थ हुआ, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ। ए में है भुखमरी की स्थिति, बी में है कंजूस होना, सी में है लाचार होना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए भुखमरी की स्थिति। आइए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ओ सदानीरा के लेखक हैं।
ओ सदानीरा जो गंडक नदी के बारे में और चंपारण के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, उसी से संबंधित अध्याय है। तो पूछा जा रहा है कि उसके लेखक का क्या नाम है। ए में है मैनेजर पांडे, बी में है जगदीश चंद्र माथुर और सी में है अरुण कमल, साथ साथ डी में है मनु भंडारी। इसका सही आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। आइए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ए में है पुत्र वियोग, बी में है हार जीत, सी में है गांव का घर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका आंसर होगा ए, पुत्र वियोग। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। यहाँ पर छात्र या छात्रा कोई भी आ सकता है जो जहाँ पर निवास करती है। ए में है महाविद्यालय, बी में है छात्रावास, सी में है विद्यालय और डी में है कोचिंग। इन सभी जगहों पर रहते हैं लेकिन पढ़ने के क्रम में, और यहाँ पर बोल रहा है कि पढ़ने के उपरांत रहने के क्रम में, जहाँ पर रात्रि विश्राम किया जाए वे रहते हैं, भोजन पकाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ए में है महाविद्यालय, बी में है छात्रावास, तो इसका आंसर होगा बी, छात्रावास, हॉस्टल जिसको बोलते हैं। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सदाचार का संधि विच्छेद है। यानी कि यह जो क्वेश्चन है इसमें ढूंढना है कि आपको, पहले तो आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन सा संधि है। तो जब कभी भी आप देखिए कि बीच में तीसरा वर्ण आ रहा है तो इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि तीसरा पांचवा हो या कोई अन्य विधि हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यह व्यंजन संधि है। तो इसका क्या कुछ ऑप्शन है देखते हैं। ए में है सदा जोड़ चार, बी में है सदा जोड़ आचार, सी में है सत जोड़ आचार और डी में है सद जोड़ आचार। तो यह व्यंजन संधि का पहला नियम है जिसमें 3 5 होता है, यानी कि पहला जो वर्ण होता है वह तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे होगा जो सदा आचार दिया गया है तो इसका आंसर होगा सी, सत जोड़ आचार। जो तो है वह दो में परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, 10वां क्वेश्चन का। आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है। अधिनायक के जो लेखक है उन्होंने किस विषय में एमए किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो ए में है हिंदी, बी में है अंग्रेजी, सी में है इतिहास और डी में है भूगोल। उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया था, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। अर्थात मीरा ने अपना प्रियतम जिससे वह बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, वो उसे किसे माना है। ए में है राम को, बी में है कृष्ण को, सी में है शिव को और डी में है बलराम को। यह चारों नाम भगवान के लिए लिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी, कृष्ण को। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है वह स्थान जहाँ सेना रहती है। सेना कई दृष्टिकोण के होते हैं, कई राजाओं के होते थे पहले, अब देश का होता है और कई ऐसे व्यक्तियों हैं जिनके पास भी सेना होता है। तो वही सेना जहाँ पर रहती है उसको क्या कहा जाता है। ए में है फौजशाला, बी में है LOC, सी में है बंकर और डी में है छावनी। तो सैनिकों का जो विश्राम स्थल होता है, जो सैनिक जहाँ पर ठहरते हैं उसको छावनी बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आइए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। ओ सदानीरा जो है यह साहित्य की कौन सी विधा है। ए में दिया गया है उपन्यास, बी में है कहानी, सी में है निबंध और डी में है नाटक। तो ओ सदानीरा जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है यह एक निबंध है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाकार है, की रचना है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या लिखा है, उनके द्वारा रचित जो कविता है, कहानी है या जो कुछ भी है वह क्या है, उसका क्या नाम है। ए में है मैला आंचल, बी में है शारदिया, सी में है शेखर एक जीवनी और डी में है गोदान। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है ए, मैला आंचल। आइए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है। गांव घर में अक्सर आप सुनते होंगे, शहर में भी सुनते हैं कि वह व्यक्ति है जो बहुत गाल बजा रहा है, यानी कि बहुत लंबी लंबी फेंकना जिसको बोलते हैं। ए में है डिंग हाकना, बी में है घबरा जाना, सी में है गायब होना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, डिंग हाकना। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है महेश का संधि विच्छेद होगा। यह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्वर संधि से लिया गया है। ए में है महे जोड़ स, बी में है म जोड़ हेस, सी में है महा जोड़ ईस और डी में है महा जोड़ एस। इसका आंसर होगा सी, महा जोड़ ईस। आइए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति है जिसने यश खूब ज्यादा प्राप्त किया है उसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। ए में है तेजस्वी, बी में है यशस्वी, सी में है गुणवान और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, यशस्वी। जिसने यश प्राप्त किया है उसे यशस्वी कहा जाता है। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते उसे क्या कहते हैं। ए में है दुर्गम, बी में है दुष्कर, सी में है दुर्लभ और डी है इनमें से कोई नहीं। ए और सी सिमिलर लग रहा है, यानी कि समान जैसा लग रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन वाली बात कुछ नहीं है। इसका आंसर होगा ए, दुर्गम
और सी जो है दुर्लभ, यह वैसे कार्यों के लिए होता है जो हम नहीं कर पाते उसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पर बोला कि जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए दुर्गम। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? यह एक पत्र और एक लेख से लिया गया है जिसके लेखक है भगत सिंह। उसी अध्याय से यह प्रश्न है कि उनके पिताजी जो थे और उनके चाचा जो थे वे किसके सहयोगी थे? ए में है चंद्रशेखर आजाद, बी में है बटुकेश्वर दत्त, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है सुखदेव। इसका आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय के वे दोनों सहयोगी थे। आइए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कायर का विलोम है। कायर का उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ए में है बहादुर, बी में है शक्तिशाली, सी में है पहलवान और डी में है अरवड़िया। इसका आंसर होगा ए बहादुर। कहीं कहीं निडर भी रहेगा तो आप चयन कर सकते हैं। आइए 22वें प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शब्द के प्रथम में लगकर उसका अर्थ बदल दे तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो उपवन है तो ए में है उ, बी में है उप, सी में है उप और डी में है अप। तो वन एक शब्द होता है जो जहाँ पर घना जंगल होता है उसके लिए उपयोग होता है, तो इसका आंसर होगा बी उप। आइए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नीलांबर कौन सा समास है? ए में है कर्मधारय, बी में है तत्पुरुष, सी में है अव्ययी भाव और डी में है बहुव्रीहि। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समास जब कभी भी आप बनाते हैं तो उसको विग्रह करने का प्रयास कीजिए। जैसे दिया हुआ है नीलांबर, तो जब हम इसे विग्रह करेंगे तो पाएंगे कि नीला है जो अंबर, तो यहाँ पर है जो का भाव आ रहा है जो कर्मधारय समास के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए कर्मधारय। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न है प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित ए में है इत, बी में है इत, सी में है सित और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए इत। आइए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुषों की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है। यह पंक्तियां कहाँ से ली गई है एवं किसके द्वारा है? तो क्वेश्चन में पूछा रहा है कि किसके द्वारा रचित है यह पंक्तियां। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अर्धनारीश्वर से लिया गया है जिसके लेखक है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। वह बताते हैं कि नाड़ी स्वप्न है, नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुषों की बाह पर झूलती हुई फूलों की मंदार भरी माला है। तो ए में है प्रेमचंद, बी में है अगेश, सी में है मोहन राकेश और डी में है रामधारी सिंह दिनकर। इसलिए इसका आंसर होगा डी रामधारी सिंह दिनकर। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आस्तिक जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? ए में है अमानुष, बी में है नास्तिक, सी में है शैतान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन है कि आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो इसका उल्टा होगा ईश्वर में नहीं विश्वास रखने वाला, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी नास्तिक। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 3-4-5 प्रश्न पहले आया था। अधिनायक शीर्षक कविता के लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। ए में है रघुवीर सहाय, बी में है ज्ञानेंद्र पति, सी में है शमशेर बहादुर सिंह और डी में है जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर होगा ए रघुवीर सहाय। आइए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कमल नयन कौन सा समास है? ऐसे दो ही प्रश्न, एक कमल नयन है और एक चरण कमल है। इसमें आपको जब भी आप विभक्त कीजिएगा ना तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि के समान आता है, कमल के समान नयन, और चरण के समान, कमल के समान चरण या चरण के समान कमल। तो इसमें ऐसा भाव दिख रहा है कि के समान आ रहा है जो कि सिमिलर है, इसलिए इसका आंसर होगा कर्मधारय। ए, बी में है द्वंद्व, सी में है तत्पुरुष और डी में है अव्ययी भाव। तो इसका आंसर होगा ए कर्मधारय। 29वां प्रश्न है कि हाथ पैर कौन सा समास है? तो यह एक दूसरे का पूरक लग रहा है और दोनों पद जो है न प्रधान है, इसलिए इसका आंसर है ए में है द्विगु, बी में है द्वंद्व, सी में है कर्मधारय और डी में है तत्पुरुष। इसका आंसर होगा बी द्वंद्व। आइए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास को आप जानते होंगे जो रामचरितमानस के रचयिता हैं। वे रहस्यवादी ए, बी में छायावादी, सी में है अलगाववादी और डी में है समन्वयवादी। तो वे समन्वयवादी कवि थे, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आइए 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? वैद्यनाथ मिश्र यात्री भी आ सकता है। ए में है त्रिलोचन, बी में है नागार्जुन, सी में है विद्यापति और डी में है प्रसाद। नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता है, उनका मूल नाम है। आइए 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? इस 4 विकल्प में से आपको चयन करना है कि 4 विकल्प जो है उनमें से कौन सा कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कक्षा 12 में जो उन्होंने लिखा है वह है उसने कहा था। ए में है, बी में है तिरिछ, सी में है सुखमय जीवन और डी में है बुद्धू का कांटा। तो तिरिछ के लेखक है उदय प्रकाश, इसलिए इसका आंसर होगा बी जो उनके द्वारा रचित नहीं है। आइए 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है?
प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें वही भाव है कि जो शब्द के प्रथम में लगकर उसका अर्थ बदल रहा है। ए में है प्रति, बी में है प्रति, दोनों सिमिलर है लेकिन पढ़ने में, लेकिन लिखने में अंतर है। एक में त में हर्ष इकार लगा है और एक में त में दीर्घ इकार लगा है। सी में है प्रेत और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए प्रति। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि आजन्म कौन सा समास है? तो जब कभी भी आपको आ दिखे प्रारंभ में, यथा दिखे प्रारंभ में, या इसके अलावा आप कभी भी भर देखें तो आप आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। ए में है अव्ययी भाव, बी में है तत्पुरुष, सी में है कर्मधारी और डी में है बहुव्रीहि। इसका आंसर होगा ए अव्ययी भाव। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चतुर्भुज कौन सा समास है? तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो पाएंगे कि 4 हैं भुजा जिसके। तो 4 किसके भुजा हैं? ए में है कर्मधारी, बी में है बहुव्रीहि, सी है तत्पुरुष और डी है कर्मधारी। तो 4 हैं भुजा जिसके विष्णु के हैं। यह तीसरी ओर इंगित कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी बहुव्रीहि। 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? वे किस मार्ग के कवि है? वे उन्होंने कैसे प्रकार के मार्गों से गुजरा है, किस मार्ग पर बताए हैं? ए में है प्रेम मार्गी, बी में है ज्ञान मार्गी, सी में है कृष्ण मार्गी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए प्रेम मार्गी। 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी चक्र जिन्होंने धारण किया है, इसका विग्रह करेंगे तो पाएंगे ए में है बहुव्रीहि, सी बी में है कर्मधारी, सी में है तत्पुरुष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए बहुव्रीहि। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? ए में है वाचाल, बी में है वागिस, सी में है वाचस्पति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द आता है वाचाल, इसलिए 38 का आंसर होगा ए। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। इनके 4 विकल्प में से हमको चयन करना है कि कौन सा ऐसा रचना है जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई है। तो ए में है रेणुका, बी में है कुरुक्षेत्र, सी में है उर्वशी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सी जो है उर्वशी, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। सी 39 का सी। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? जबकि कोई व्यक्ति का नाक कट जाता है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अर्थात ए में है अपमानित होना, बी में है कमजोर होना, सी में है निर्धन होना और डी में है गुस्सा होना। तो इसका अर्थ हुआ अपमानित होना, उसका इज्जत धुल जाना बोल सकते हैं ए। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन को जब विभक्त करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? ए में है सज जोड़ जन, बी में है सम जोड़ जन, सी में है सु जोड़ जन और डी में है सत जोड़ जन। तो यह भी व्यंजन संधि है जो किसी नियम के अनुसार त से ज बन जाता है, इसलिए 41 का आंसर होगा डी। 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है राजेंद्र का संधि विच्छेद है। ए में है राज जोर इंद्र, बी में है राजन जोर इंद्र और सी में है राजा जोर इंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र ये स्वर संधि है, इसका विभक्त करेंगे तो पाएंगे राजा जोर इंद्र। 42 का आंसर होगा सी। 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आलसी का विलोम क्या होगा? अर्थात आलसी का उल्टा शब्द क्या होगा? ए में है तेजस्वी, बी में है विनम्र, सी में है परिश्रमी और डी में है उद्यमी। तो आलसी का विलोम होगा परिश्रमी। 43 का आंसर होगा सी। 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ए में है मोहन राकेश, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है भगत सिंह। इसका आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। 45वें प्रश्न है कि भूषण की कविता है, भूषण ने क्या लिखा है? ए में है कवित्त, बी में है मातृभूमि, सी में है झंकार और डी में है तोरती पत्र। इसका आंसर होगा ए, उन्होंने कवित्त लिखा है। आइए 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है चिरीमार कौन सा समास है? ए में है बहुव्रीहि, बी में है कर्मधारी, सी में है तत्पुरुष और डी में है द्वंद्व। तो चिरीमार का अर्थ है कि चिड़िया को मारने वाला, तो को जो आ रहा है तत्पुरुष के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 47वां प्रश्न है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए में है सुरभि, बी में है तरु, सी में है मनोहर और डी में है कुंदन। सुंदर का पर्यायवाची यानी कि सुंदर के समान एक ऐसा शब्द कौन है? तो ए होगा सुरभि। आइए 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रेमचंद की रचना है। ए शेखर एक जीवनी, बी पूस की रात, सी सिपाही की माँ, डी मेरी वियतनाम यात्रा। तो प्रेमचंद जी ने जो लिखा है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा बी पूस की रात। 49 में बोला जा रहा है कि तपोबल का संधि विच्छेद है। ए में है तपह जोर बल, बी में है तप जोर बलह, सी में है तपो जोर बल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए तपह जोर बल।
50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? सिपाही जो अध्याय है, सिपाही की मां जो अध्याय है उसके लेखक का क्या, उसमें जो निम्नांकित में जो है तो सिपाही जो है उसका मुख्य पात्र मानक, उसकी माता जी का क्या नाम है? ए में है चुन्नी, बी में है बिस्नी, सी में है किसनी और डी में है मुन्नी। इसका आंसर होगा बी, बिस्नी। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।